हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज अर्जुन सिंह। सो आज हम इस फिजिक्स लेक्चर में, ठीक है, हम सीखने जा रहे हैं जो हमारी यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। उसका जो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कूलॉम्स लॉ, ठीक है। तो इसमें अभी तक हमने जो इसका पहला पार्ट था उसमें हमने चार्ज क्या है, चार्ज का कहां से ओरिजिन हुआ, ठीक है, कहां से बना चार्ज, ठीक है, और कैसे हम उसको समझ सकते हैं, चार्ज कितने प्रकार का होता है, क्या टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, कैसे बनता है, ये सारा कुछ सीख लिया है। इस प्रॉपर्टी में हम चार्ज का जो है, चार्ज की प्रॉपर्टी को सीखने जा रहे हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो हम सीखने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक है। देखो जैसे चार्ज है, हमने ये डिस्कस कर ही लिया है कि जो चार्ज होता है वो दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक चार्ज होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव, ठीक है। चार्ज दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कमी से बनता है। नेगेटिव चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के गेन से या फिर उनके जो है एक्सेस से बनता है, यानी ये किससे बनता है, डेफिशिएंसी से, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी या कमी हो जाती है और यहाँ पर एक्सेस यानी अधिकता हो जाती है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसको आराम से समझ सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है वो ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है चार्ज की, कि जितने भी जो चार्ज होते हैं वो देखो दो प्रकार के, एक तो पॉजिटिव चार्ज होगा, एक नेगेटिव चार्ज होगा, ये बात तो ठीक है। लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज, जैसे अगर मैं यहां पर लिखूं चार्ज को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये हमने सीख लिया है। तो चार्ज को Q से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जैसे मान लो प्लस Q है, एक चार्ज प्लस Q है और दूसरा भी क्या है, प्लस Q है, यानी सेम टाइप के चार्ज हो गए। एक चार्ज मान लो प्लस Q है और दूसरा चार्ज क्या है, माइनस Q है। तो ये जो है विपरीत प्रकार के चार्ज हो गए, यानी ऊपर वाले चार्ज को कहेंगे कौन प्रकार से चार्ज है, ये लाइक चार्जेस है, ठीक है, ये लाइक चार्जेस हैं। और ये वाले चार्ज हैं क्योंकि अपोजिट है, इसलिए इन्हें कहेंगे अनलाइक चार्ज, ठीक है, अनलाइक चार्ज। तो जो लाइक चार्ज में क्या होता है, रिपल्शन होता है, यानी एक दूसरे को दूर भगाते हैं, ठीक है। ये हमने थोड़ा सा डिस्कस कर भी लिया था, लेकिन डिटेल में यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि लाइक चार्ज जो होंगे, सेम टाइप के चार्ज होंगे, वो एक दूसरे को दूर भगाएंगे, यानी उस पर रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। अनलाइक चार्ज जो होंगे वो एक दूसरे पर अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे। दो चीजें होंगी, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, ठीक है। तो उस पर डिस्कस करते हैं। तो यानी सेम प्रकार के चार्ज में क्या होगा, रिपल्शन होगा, ठीक है। तो यहां पर जो लाइक चार्ज होते हैं, लाइक चार्ज, ठीक है, रिपल ईच अदर, ठीक है। एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। सिंपल सी बात है, ठीक है, इसमें कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है कि लाइक चार्ज रिपल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज जो है अट्रैक्ट ईच अदर, सिंपल, ठीक। तो दूसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो इसकी बात है, सारी चार्ज पे हम देखते हैं, ठीक है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जैसे जो चार्ज होता है, चार्ज इज क्वांटिटाइज्ड, क्वांटिटाइज मतलब चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कभी भी, जैसे हमने देखो चार्ज को डिस्कस कर लिया था पहली वीडियो में कि देखो चार्ज है क्या, चार्ज आता कैसे, जब हम दो चीजों को आपस में रगड़ते हैं, ठीक है। बहुत सारे देखो, एक तो फ्रिक्शन से आ सकता है, इंडक्शन से आ सकता है, ठीक है, या फिर चार्ज पार्टिकल को किसी अनचार्ज पार्टिकल के पास रख के जो इंडक्शन होता है उससे भी आ जाता है, ठीक है। तो कई प्रकार तरीके हैं चार्ज को लाने के लिए, लेकिन जो मेन फिनोमेना है चार्ज का वो यही है कि चार्ज तभी आता है जब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, ठीक है। यहां से इलेक्ट्रॉन वहां गए, वहां से इलेक्ट्रॉन यहां आए, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गिनती में आते होंगे, जैसे जो हम नेचुरल नंबर में आते होंगे, जैसे हम गिन सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि 1/2 इलेक्ट्रॉन आए या 5/2 इलेक्ट्रॉन आए, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हम गिन नहीं सकते ना, फ्रैक्शन में। तो क्वांटिटाइज का मतलब ये होता है कि देखो जो मूल आवेश यानी फंडामेंटल चार्ज होता है ई कहलाता है फंडामेंटल चार्ज,
ठीक है, ई कहलाता है फंडामेंटल चार्ज। तो ई की वैल्यू तो जानते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और चार्ज का जो यूनिट है वो कूलम होती है, हमने सीख ली थी पहली वीडियो में। तो इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 कूलम, ठीक है। तो ये ई की स्पेसिफिक वैल्यू होती है, इसे फंडामेंटल चार्ज कहते हैं। वैसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज यहाँ नेगेटिव होता है, लेकिन इसकी अगर रियल वैल्यू देखें तो ये होती है, ठीक है। तो अगर हम इसमें सीखना चाहें, जब भी हमने जैसे मान लो दो चीजों को आपस में रगड़ा, ठीक, तो होगा क्या, इससे इलेक्ट्रॉन जो इधर जाएंगे उससे इधर आएंगे, जैसा भी होगा, तो वो हमेशा इसके मल्टीप्लाई में आएंगे। जैसे 1e यानी 1e 2e 3e 4e, ऐसा नहीं आएगा 1/2e, ठीक है, ऐसा, ठीक है। तो क्वांटिटाइज होता है। तो चार्ज जो होता है वो Q इक्वल टू NE को फॉलो करता है, और जहां पर N 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 होता है, यानी कितने भी नंबर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात यहां पर सीखी है। तो पहला लाइक चार्ज रेपल ईच अदर एंड लाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, एंड दूसरा चार्ज इज क्वांटिटाइज। थर्ड प्रॉपर्टी, ठीक है, देखो चार्ज एक ऐसी क्वांटिटी है, अगर आप ध्यान से यहां देख रहे हो, जैसे NaCl का ही आप एग्जांपल ले लो, तो NaCl में कहीं हमें बाहर से इलेक्ट्रॉन नहीं दिए। Na के पास एक इलेक्ट्रॉन क्या था, मान लो एक्सिस में है, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की चाहिए, जरूरत है, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, वो क्लोरीन ने ले लिया, यानी कहीं बाहर से तो नहीं आया। यानी चार्ज को ना तो कहीं एक प्रकार से उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो बनाया जा सकता है, ना ही उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना तो उसका कंस्ट्रक्शन पॉसिबल है और ना ही डिस्ट्रक्शन, ठीक है। बस उसका एक कहें तो एक रूप से, यानी एक प्रॉपर्टी से दूसरे रूप में उसे स्थानांतरित कर सकते हैं, ट्रांसमिशन कर सकते हैं, ठीक है। तो जो चार्ज होता है वो पूरे यूनिवर्स का जो चार्ज है कहें तो वो चार्ज इज कंजर्व, ठीक है, चार्ज इज कंजर्व, कंजर्व है, जितना भी चार्ज है, ठीक है, पूरे यूनिवर्स में सारा साकर, जैसे एनर्जी है, एनर्जी कंजर्व है, वैसे कि चार्ज भी कंजर्व रहता है, ठीक है। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी हो गई चार्ज की, ठीक है। अब फोर्थ प्रॉपर्टी जो है वो चार्ज की बहुत ही कहें तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। देखो जो अगर आप ध्यान से देखो, पहला जो प्रॉपर्टी है वो कहना है कि लाइक चार्ज रेपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। लेकिन एक चीज और होती है चार्ज में, कि अगर आप किसी चार्ज पार्टिकल के पास में किसी न्यूट्रल को जिसके पास चार्ज नहीं है उसको रख दोगे, तो होगा क्या, जो न्यूट्रल है उस पे भी चार्ज आने लगेगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं वहां पर अट्रैक्शन होगा, तभी तो चार्ज आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक प्लस चार्ज को किसी न्यूट्रल के साथ रख दिया जाए तो न्यूट्रल पे भी चार्ज आएगा, और एक प्रकार से कहें तो वो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ऐसे अगर नेगेटिव को रख दिया जाए और उसको न्यूट्रल के पास रख दिया जाए तो यहां भी अट्रैक्शन होगा। तो हम ये नहीं बता सकते कि अट्रैक्शन किसी प्लस और माइनस के कारण हुआ है या फिर एक चार्ज और एक न्यूट्रल के कारण हुआ है, ठीक है। इसलिए ये ट्रू टेस्ट नहीं है, अट्रैक्शन इज नॉट अ ट्रू टेस्ट फॉर चार्जिंग, ठीक है, बट रिपल्शन इज अ ट्रू टेस्ट ऑफ चार्जिंग। क्यों, क्योंकि रिपल्शन में हमेशा दोनों ही चार्जेस होने चाहिए। जैसे कि एक प्लस है तो दूसरा भी प्लस होना चाहिए, एक माइनस है तो दूसरा भी माइनस होना चाहिए, ठीक है। तो रिपल्शन इज द ट्रू टेस्ट ऑफ चार्जिंग बट अट्रैक्शन इज नॉट। ओके, तो हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है, हमने 4 प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट कवर कर ली है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है उसे देखते हैं। देखो अभी तक हमने 4 प्रॉपर्टी जो है बेसिक वो कवर कर ली है, 2-3 प्रॉपर्टी और बची उसको कवर करते हैं। जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो ये प्रॉपर्टी है, जैसे सिंपल सी बात है, हमने बताया कि 2 प्रकार के चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। अब जैसे पॉजिटिव चार्ज, जैसे मान लो सोडियम का ही हमने एग्जांपल जैसे लिया था, तो Na प्लस था और Cl माइनस था। तो सोचो इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया भाई, अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन का मास होता है ना, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। मान लें कि वो छोटी क्वांटिटी है लेकिन कुछ तो है, यानी जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो जो मास है, जो एटम का मास है, यानी जो भी बॉडी का उसका मास है वो कम हो जाता है, और जिस पे इलेक्ट्रॉन जाता है नेगेटिव चार्ज तो क्या होता है, बढ़ जाता है। तो जो पॉजिटिव चार्ज, कैसे पॉजिटिव चार्ज में मास की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। तो डेफिशिएंसी ऑफ मास, डेफिशिएंसी ऑफ मास इन पॉजिटिव चार्ज एंड एक्सिस of mass
जैसे ये एग्जाम्पल लिख सकते हो आप, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हो कि Na प्लस एंड Cl माइनस, इसमें मास कम हो गया, Cl माइनस में ज्यादा हो गया। सेकेंड, थर्ड सिक्स देखते हैं। सिक्स प्रॉपर्टी क्या है? देखो सिंपल सी बात है, हमने ये देखा चार्ज जो है वो हमने यूनिट उसकी तो लिखी ली यूनिट, ठीक है। तो जो चार्ज है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज इज स्केलर। अच्छा, दो प्रकार की क्वांटिटी होती है, ये तो पता ही है। एक क्वांटिटी होती है स्केलर, एक होती है वेक्टर। स्केलर जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। यहाँ देखो चार्ज के लिए किसी प्रकार की, जैसे मास एक स्केलर क्वांटिटी है, वैसे ही चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। दोनों के लिए किसी प्रकार की डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चार्ज इज स्केलर। सिक्स प्रॉपर्टी हम इसकी मान लो डायमेंशन लिख सकते हैं। डायमेंशन अगर हमने यूनिट तो लिख ही लिए, तो डायमेंशन ऑफ चार्ज क्या हो जाएगी? डायमेंशन ऑफ चार्ज हो जाएगी I की डायमेंशन इंटू टी की डायमेंशन। हमने लिखा था ना Q इक्वल टू क्या होता है? IT, ठीक है। तो I की डायमेंशन जैसे जो होती है वो A होती है, ठीक है, और इसकी T होती है, तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी M0 L0 TA, ठीक है। ये डायमेंशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो हो गई वो क्या हो गई? इसकी प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। तो अभी हम कूलम्ब्स लॉ जो इससे रिलेटेड है उसको पढ़ने चलते हैं। ओके, सो अब हम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ जिस पे पूरा जो चैप्टर बेस्ड है पहला, वो है कूलम्ब्स लॉ। उसको तो भूल ही रहे ना, उसको देखते ना। तो अभी हमने चार्ज की बात कर ली है कि चार्ज क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है। अब बात करते हैं कूलम्ब्स लॉ की। कूलम्ब्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, क्योंकि ये देखो जैसे हम ग्रेविटेशन पढ़ते हैं 11th क्लास में, तो वहां पर न्यूटन का जो लॉ पढ़ते हैं, ठीक है, ग्रेविटेशन लॉ पढ़ते हैं, उसी से इंस्पायर ये एक प्रकार से लॉ है, समझ लीजिए। क्योंकि पहले न्यूटन का लॉ आया, उसके बाद में कूलम्ब लॉ आया, ठीक है। तो उससे इंस्पायर है, जिस प्रकार का वो है उसी प्रकार का ये है। तो हम दोनों को थोड़ा कंपैरिजन भी करेंगे आपस में, ठीक है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कूलम्ब्स लॉ है क्या भाई, ठीक है। बहुत नाम आ रहा है कि कूलम्ब्स लॉ, तो समझते हैं कूलम्ब्स लॉ के बारे में। तो वैज्ञानिक है कूलम्ब, ठीक है। उन्होंने 1785 में, ठीक है, ये लॉ दिया था, और ये इंस्पायर हो गए न्यूटन के लॉ से, ठीक है। देखो कूलम्ब्स लॉ जो है वो स्टेट्स करता है फोर्स का, यानी एक प्रकार से फोर्स से कह सकते हैं लॉ है। जैसे फोर्स, जैसे न्यूटन का लॉ है वैसे इस प्रकार का। तो यहाँ पर जो चार्ज आते हैं, जैसे वहां पर मासेस होते हैं m1 m2, उनके बीच में कुछ डिस्टेंस होती है, तो इस प्रकार से क्या होता है, वहां पर कोई फोर्स आता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर चार्ज होते हैं। जैसे मान लो एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2, ठीक, कोई भी हो सकता है, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, इससे कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो दो चार्ज हैं और इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, मान लो कि स्मॉल r, ठीक। तो देखो एक चीज जो पहले ही बात हो चुकी है जिसकी, कि लाइक चार्ज रेपल करते हैं एक दूसरे को, और अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो अच्छा, अट्रैक्ट कर रहे हैं इसका मतलब वो कहीं ना कहीं फोर्स ही तो लगा रहे हैं। जैसे हम चुंबक जैसे देखते हैं, चुंबक में किसी लोहे को पास में लाते हैं तो वो खींचा चला आता है, दूसरी चुंबक को चुंबक के पास लाते हैं, दूसरी चुंबक जो है दूर को भागती है। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं फोर्स लग रहा है। तो चुंबक वाले को तो हम जो है व्यवहार में अपने देख सकते हैं, लेकिन इनको व्यापक तरीके से नहीं देख सकते, वैसे देख सकते हैं। जैसे कि ये घिस के बालों में जैसे छोटे छोटे टुकड़ों को, पार्टिकल्स को अगर जो है ये क्या करता है, अपनी ओर खींचता है, तो कहीं ना कहीं चार्ज फोर्स लगता है बीच में। तो वही हिसाब से कूलम्ब ने जो इंस्पायर होके ये लॉ दिया। तो यहाँ पर एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, और दोनों ही कैसे चार्ज हैं, दोनों ही पॉइंट चार्ज है। अच्छा, पॉइंट चार्ज से क्या मतलब है? तो वो पॉइंट चार्ज से मतलब ये है कि वो खुद कोई जगह नहीं घेर रहा है, ठीक है, एक पॉइंट के रूप में है, ठीक है। और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? तो जो कूलम्ब ने बताया कि जैसे कि न्यूटन ने बताया था, उसी प्रकार से कि दोनों चार्जों के बीच या चार्जेस के बीच जो फोर्स लगेगा, फोर्स होगा जो कि होगा F, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनके मल्टीप्लिकेशन के, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनके मल्टीप्लिकेशन के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर डिस्टेंस के स्क्वायर, ठीक है। तो फोर्स जो होगा इन दोनों के बीच
वो इन दोनों की मल्टीप्लाई के जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और जो डिस्टेंस होगी यानी दूरी होगी उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर हम इसको ऐड कर दें, इसको एक साथ लिख दें, तो ये हो जाएगा Q1 Q2 और अपॉन आर स्क्वायर। अब ये साइन, अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आएगा, ठीक है। तो मानते हैं कांस्टेंट कुछ स्मॉल के मान लेते हैं, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। बाद में बहुत एक्सपेरिमेंट के बाद, क्योंकि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए कि हाँ ये फोर्स लगाया, उसके ये फोर्स लगाया, तो उनको डिवाइड करके कैसे भी करके जो है एक प्रॉपर मैनर में जो है इस स्मॉल के की वैल्यू बाद में निकालेगी। और इस स्मॉल के की जो वैल्यू आती है प्रॉपर, वो स्मॉल के की वैल्यू आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के, ठीक। अच्छा ये कैपिटल की चलो ठीक है, 4 तो समझ में आ रहा है क्योंकि ये वैल्यू है, एक वैल्यू है, उसको इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है कि हम ऐसे लिख सकते हैं। 4 तो चलो 4 है, पाई भी ठीक है। दो चीजें आती है, एप्सिलॉन नॉट और टी। तो ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट को हम जानते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको थोड़ा सा समझते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। देखो जैसे हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक की यानी वैद्युत की, ठीक है, तो इसे निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। यानी एक प्रकार से कहें तो ये एक वैल्यू है, डिफाइंड वैल्यू है और कांस्टेंट वैल्यू है, जो कि जितने भी जहां भी इलेक्ट्रिसिटी गुजर सकती है, ठीक है, वहां के लिए डिफाइंड वैल्यू तैयार की गई जो है एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसे कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और जो कैपिटल के आपको इसमें नजर आ रहा है उसे कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, चलो ये तो नाम जरूर सुना होगा केमिस्ट्री में। अरे जैसे हम NaCl को क्या करते हैं, पानी में घोलते हैं, तो होता क्या है, जैसे NaCl अभी क्रिस्टल फॉर्म में आप लाओ, अभी उसमें आइंस नहीं है, जैसे ही आप उसे वाटर में डालोगे तो क्या हो जाएगा, आइंस बन जाएंगे। क्योंकि जो वाटर होता है वो उनके बीच में जो फोर्स होता है NaCl उसको बहुत कम कर देता है, और बहुत कम कर देता है इसलिए वो दूर चले जाते हैं और चार्ज उनमें आ जाता है इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होने के कारण। अच्छा ये क्या है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये तो समझिएगा ये क्या है। तो इस K की वैल्यू जो है वो K डिपेंड ऑन मीडियम, ठीक है, K डिपेंड्स ऑन मीडियम। अच्छा K मीडियम पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे वैक्यूम के लिए अलग हो सकता है, एयर के लिए अलग हो सकता है, किसी मेटल के लिए अलग हो सकता है, मतलब हर प्रकार की जो चीजें हैं उनके लिए अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो K क्या हो गया, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ओके। तो K की वैल्यू होती है अलग अलग जो है मीडियम के लिए। जैसे K की वैल्यू एयर के लिए जो होती है वो 1 होती है, नियरली 1 होती है, पूरी 1 नहीं होती बल्कि नियरली 1 होती है। वैक्यूम के लिए जो होती है, वैक्यूम के लिए वो पूरी 1 होती है। किसी मैटर के लिए जो होती है वो इन्फिनिटी होती है, ठीक है। और वाटर के लिए जैसे मैंने बताया, वाटर के लिए इसकी वैल्यू 81 होती है। अच्छा 81 टाइम्स को फोर्स को कम कर देता है, जैसे तभी हम जैसे नमक को या जो है NaCl को पानी में घोलते हैं तो वो सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं, अच्छा इस वैल्यू को सारा कुछ रख दें यहाँ पर, तो ये फोर्स बन जाएगा F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये फोर्स होता है, इसी को हम कूलम्ब्स फोर्स कहते हैं। ओके तो हमने ये फोर्स जान लिया, कूलम्ब्स फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये लगभग जो न्यूटन का जो नियम है उसी के अनुसार ये फोर्स है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगले का पार्ट अगली वीडियो में।